Hello everyone, welcome to Biology Funda, and in this video I will discuss about a new topic, that is pedigree analysis from genetics. Okay, according to NEET point of view the topic is very important. एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है पेडिग्री एनालिसिस से. तो अगर हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, देन इन पेडिग्री एनालिसिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ फ्लो डायग्राम और अ फ्लो चार्ट in which we study about the inheritance of any kind of character from parents to the offspring or any kind of disorder. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हाँ पेरेंट्स में जो कैरेक्टर है या जो पेरेंट का डिसऑर्डर है वो बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना % हो रहा है, देन उस कंडीशन को सिंपल टर्म में स्टडी करने के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं. अब अगर हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेट, that is autosomal dominant trait, autosomal recessive trait, sex linked dominant trait and sex linked recessive trait. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं autosomal dominant trait क्या होता है. So autosomal dominant trait ये होगा कि अगर कोई भी डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, अगर वो डिसऑर्डर ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट है, इट मीन्स कि क्रोमोजोम में जो हमारा 23 पेयर क्रोमोजोम होता है उसमें 22 पेयर जो है वो ऑटोजोम्स का होता है और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है. तो अगर वो 22 पेयर पे कोई भी डिसऑर्डर का जीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो ऑटोजोमल कहलाएगा, और अगर डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है तो डोमिनेंट कहेंगे. सो सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. सेकेंड इज ऑटोजोमल रिसेसिव. अगर रिसेसिव जीन है या रिसेसिव एलील है किसी भी डिसऑर्डर को लेकर और वो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट है, ऑटोजोम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, देन उस कंडीशन में वो हमारा ऑटोजोमल रिसेसिव कहलाएगा. देन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट. अगर मेरा एक्स या वाई क्रोमोजोम्स में कोई भी डिसऑर्डर के लिए प्रेजेंट है, उस जीन पे कोई भी डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहलाता है. और डोमिनेंट केस तब होगा जब वहाँ पे मेल का कंडीशन होगा, इट मीन्स एक एक्स होगा और एक वाई क्रोमोजोम होगा, देन इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. देन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन में जो हमारा जो डिसऑर्डर का जो जीन होगा वो दोनों जीन जो है या फिर वो दोनों एलील्स जो है वो एक्स एक्स होगा. इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. इट मीन्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन फीमेल में देखने को मिलेगा और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला जीन जो है वो हम लोगों को मेल में देखने के लिए मिलेगा. अब अगर हम बात करते हैं वन बाय वन, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट का कुछ पॉइंट्स है जिसको रिमेंबर करना जरूरी है, तभी हमारा पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सारे पॉइंट्स आपको याद होगा. और बहुत ज़्यादा टफ पॉइंट नहीं है, बस आपको 2-3 बार रिपीट करना है, याद करना है और खुद याद हो जाएगा ये. नाउ लेट्स सी ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए. देन फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट स्किप जनरेशन. मतलब कि जनरेशन स्किप कभी भी नहीं करेगा. अगर पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर है या कोई डिजीज है, अगर वो सेकेंड वाले जनरेशन में जा रहा है, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो उस ऑफस्प्रिंग से फिर मेटिंग होगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, थर्ड जनरेशन जो बनेगा, उसमें भी वो डिजीज देखने को मिलेगा. मतलब कि डिजीज या डिसऑर्डर जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो कभी भी स्किप नहीं होगा जनरेशन. मतलब सारे जनरेशन में वो डिसऑर्डर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा. सो डू नॉट स्किप जनरेशन. सेकेंड कंडीशन, बोथ अफेक्टेड पेरेंट्स शुड हैव नॉर्मल चाइल्ड. अगर हमारा दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होगा, देन उस कंडीशन में जो बच्चा जो होगा, ये चांसेस हो सकता है कि वो बच्चा जो है या वो चाइल्ड जो है, उनका जो प्रोडक्शन होगा बेबी का या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे वो नॉर्मल भी हो सकता है. ओके, मतलब कि पेरेंट अगर अफेक्टेड है तो चांसेस बनता है कि चाइल्ड जो है वो नॉर्मल हो सकता है. देन द थर्ड कंडीशन इज अफेक्टेड पर्सन मेटिंग विथ अनअफेक्टेड वन प्रोड्यूस 50% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर कोई भी अफेक्टेड पेरेंट है या कोई भी अफेक्टेड पर्सन है और जो दूसरा मेटिंग पार्टनर है या जो उसका पेरेंट का एक पेरेंट जो है, पेरेंट्स में जो एक पार्टनर है वो अफेक्टेड है और जो दूसरा पार्टनर है वो अनअफेक्टेड है, तो उस कंडीशन में जो चांसेस बनता है कि ऑफस्प्रिंग में जो डिसऑर्डर ट्रांसफर होगा वो 50% चांस बनता है कि डिसऑर्डर कैरी करेंगे और 50% चांस बनता है कि वो अनअफेक्टेड होंगे, मतलब डिसऑर्डर नहीं देखने के लिए मिलेगा. तो ये 3 कंडीशन जो है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. अब अगर बात करते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए, अगर हम लोगों को जीन लिखना हो या एलील लिखना हो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर अफेक्टेड कहीं पे भी शो करता है तो उस कंडीशन में जो हम एलील्स या जीन को डिनोट करते हैं वो डोमिनेंट एलील लिखते हैं कैपिटल डी, या फिर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिखते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी. ओके, सिमिलरली अगर नॉन अफेक्टेड है, पेरेंट्स में एक पार्टनर नॉन अफेक्टेड है, उस कंडीशन में ये रिसेसिव शो करेगा.
मतलब कि अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में तो वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हम डोमिनेंट यूज करते हैं कि डिसऑर्डर या डिजीज जब भी देखने के लिए मिलेगा तो उसके लिए डोमिनेंट जीन का प्रेजेंट होना जरूरी है, चाहे वो डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर के हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। नाउ लेट्स सी थ्रू अ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक जो है वो फीमेल पेरेंट है, सर्कल हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और जो स्क्वायर है वो हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर शेडिंग किया हुआ रहता है इट मीन्स कि जो है पार्टनर है वो अफेक्टेड है, और अगर शेडिंग नहीं है पोर्शन तो वो पोर्शन ये शो करता है कि वो अनअफेक्टेड है या नॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है मेल पेरेंट नॉर्मल है और फीमेल पेरेंट अफेक्टेड है। देन इट मीन्स अगर हम इसका एलिल्स लिखना चाहें तो नॉर्मल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन अफेक्टेड के लिए डी एंड डी, और अगर अफेक्टेड है तो कैपिटल डी एंड देन कैपिटल डी स्मॉल डी। ओके, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और बेसिकली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन लेकर ही बनाएं। ओके, अब हम लोग जब क्रॉसिंग करेंगे, जब ये और ये पार्टनर आपस में क्रॉस करेगा तो जनरेशन जो बनता है वो दिखा रहा है कि सेकेंड जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो हमारा डिसऑर्डर कैरी कर रहा है। इट मीन्स कि इसका जीन कैसा हो सकता है, अगर डिसऑर्डर कैरी कर रहा है तो कैपिटल डी हो सकता है। नॉन अफेक्टेड है, नॉर्मल कंडीशन है, इट मीन्स कि स्मॉल डी। देन अफेक्टेड है तो एक कैपिटल डी हो सकता है, एक स्मॉल डी हो सकता है, एंड नॉन अफेक्टेड है तो स्मॉल डी। आप क्रॉसिंग करके देखना इसको और इसको, ठीक है, आपका ये रिजल्ट आएगा, या फिर ये और ये भी क्रॉस करने पे रिजल्ट सेम आता है। नौ यहाँ पे आ गया स्मॉल डी। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो फीमेल पार्टनर है, ये पार्टनर जो है फिर से इसका मीटिंग होता है एक अनदर मेल पार्टनर के साथ इस ऑफस्प्रिंग का, और वो जो मेल पार्टनर है वो अफेक्टेड है। इट मीन्स कि इसका जो एलील से जीन होगा वो कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी होगा। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे ये है कि एक जो है वो अफेक्टेड दिख रहा है, इट मीन्स कैपिटल डी स्मॉल डी होगा, और जो दूसरा पार्टनर है वो मेरा नॉर्मल है तो स्मॉल डी, तो ये कंडीशन बन रहा है। तो इससे ये पता आप निकाल सकते हैं, आराम से पता चल सकता है कि हाँ ये मेरा कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर हम मैच करें इस वाले पॉइंट से, देन यहाँ पे ये लिखता है कि जनरेशन स्किप नहीं होता है। लेट्स सी, सेकेंड जनरेशन में स्किप नहीं हुआ, डिसऑर्डर पेरेंट्स में था, बच्चे में भी आया। देन यहाँ पे नॉर्मल था लेकिन इसका जो मेल पार्टनर है वो अफेक्टेड था, तो उस कंडीशन में बच्चे में भी अफेक्टेड शो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हुआ, तो ये बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट के थ्रू मैच कर सकते हैं कि हाँ कौन सा डिसऑर्डर कौन सा ग्राफ शो कर रहा है या कौन सा फ्लो चार्ट डायग्राम जो है वो शो कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। Let's see autosomal recessive trait. So if we talk about autosomal recessive trait, then it means that अगर कोई disorder हमारा autosomal recessive trait कहला रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि उस डिसऑर्डर का जो एलील या जीन होगा वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा, लाइक स्मॉल आर या स्मॉल ए किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में एलील्स का होना जरूरी है। ओके, और वो कंडीशन जो है वो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होगा या ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स जो होते हैं उस पे प्रेजेंट होगा उस डिसऑर्डर का एलील या जीन। अब कुछ पॉइंट्स जो हम जिसके थ्रू ऑटोजोमल रिसेसिव कैरेक्टर को या ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को पहचान सकते हैं, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो ये है स्किप जनरेशन। सपोज एग्जाम में कोई भी एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और ये पूछ देता है कि कौन सा डिसऑर्डर शो कर रहा है। ओके, और वहां पे अगर ये देखने को मिलता है कि उसमें जनरेशन स्किप हो रहा है, मतलब कि पेरेंट्स में वो डिसऑर्डर था, फिर वो ऑफ स्प्रिंग में वो डिसऑर्डर नहीं गया, लेकिन उसके बाद फिर उस ऑफ स्प्रिंग के थ्रू जब दूसरा थर्ड जनरेशन जो बना उसमें वो फिर से डिसऑर्डर देखने के लिए मिला, फिर फोर्थ जनरेशन बना उसमें वो डिसऑर्डर नहीं मिला, और उसके बाद इसी तरीके से वो स्किप करता गया, मतलब एक जनरेशन में दिख रहा है दूसरे जनरेशन में नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में जनरेशन को स्किप करेगा, तो वैसे कंडीशन में हम उसको इजीली पहचान सकते हैं कि वो ऑटोजोमल रिसेसिव कैरेक्टर या ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड ऑल चिल्ड्रेन शुड बी अफेक्टेड। अगर दोनों पेरेंट मतलब दोनों पार्टनर अगर अफेक्टेड है, मतलब दोनों पेरेंट्स के पास या दोनों पार्टनर के पास अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, दैट इज स्मॉल आर, तो उस कंडीशन में जितने भी चिल्ड्रन बनेंगे उन सबके पास रिसेसिव एलील ही प्रेजेंट होगा और वो सारे चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड कहलाएंगे। ओके, द थर्ड पॉइंट इज अनअफेक्टेड पर्सन। अगर कोई एक पार्टनर जो है वो अनअफेक्टेड है और उसके पास जो एलील है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है और डोमिनेंट एलील है, लाइक मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल ए, ठीक है।
अगर वो मीटिंग करता है एक अफेक्टेड पर्सन के साथ या एक अफेक्टेड पार्टनर के साथ, तो अफेक्टेड पार्टनर के लिए कैसा होगा एलील? जाहिर सी बात है उसका जो एलील होगा वो मेरा रिसेसिव कंडीशन में होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो होगा वो स्मॉल ए होगा, इस कंडीशन में होगा। देन ऑल चिल्ड्रेन प्रोड्यूस्ड आर अनअफेक्टेड, तो इस कंडीशन में जितने भी चिल्ड्रेन प्रोडक्शन होगा या जितने भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो सारे अनअफेक्टेड होंगे। अनअफेक्टेड क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इस दो एलील को क्रॉस करने पर जो हमारा जीन बनेगा, लाइक कैपिटल ए एंड कैपिटल ए क्रॉसिंग विथ स्मॉल ए, तो ये तो हमारा हो गया अनअफेक्टेड पर्सन, होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये हो गया अफेक्टेड पर्सन। अब इन दोनों के जब क्रॉसिंग बनेगा तो जो मेरा एलील बनेगा वो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, तो ये डोमिनेंट कंडीशन शो कर रहा है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। तो इस कंडीशन में जो है रिसेसिव कंडीशन दिखा नहीं रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनमें कैरेक्टर या डिसऑर्डर शो नहीं करेगा, तो जो ऑल चिल्ड्रेन जितने भी प्रोड्यूस्ड होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्टेड पर्सन that will be in heterozygous dominant condition when met with affected person then 50% children should be affected। तो थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि अगर अनअफेक्टेड पर्सन है जो कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील लेकर चल रहा है, जिसमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, इट मीन्स हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दैट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए met with affected person देन 50% चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड। अगर कोई भी अनअफेक्टेड पर्सन है और इस अनअफेक्टेड पर्सन को अगर मीटिंग करवा देते हैं कोई भी अफेक्टेड पर्सन से, इट मीन्स अफेक्टेड पर्सन रिसेसिव कंडीशन में होगा, दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, तो उस कंडीशन में ये 50% चांसेस ये बनता है कि जो चिल्ड्रन होंगे वो अफेक्टेड प्रोड्यूस होंगे। ओके, 50% चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड। लेट्स सी, देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों को क्रॉसिंग करवाते हैं देन कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये दो जो एलील्स हैं, ये जो दो ऑफ स्प्रिंग जो ये एलील लेकर प्रोड्यूस होंगे वो नॉर्मल होंगे, 50% नॉर्मल होंगे क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन शो कर रहा है, और 50% जो है वो स्मॉल ए शो कर रहा है, तो ये 50% जो है वो अफेक्टेड होंगे। तो सेम यही कंडीशन बोला जा रहा है कि अगर अनअफेक्टेड पर्सन है जो कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील है जिसके पास, अगर वो मेट करता है किसी भी अफेक्टेड पर्सन के साथ जिसके पास रिसेसिव एलील है, देन उस कंडीशन में 50% चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड प्रोड्यूस होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये बोलता है, इसके थ्रू भी हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को पहचान सकते हैं कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो ये चांसेस बनता है या ये चांसेस हो सकता है कि वो अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करे। अब कैसे बनता है ये चांस? तो अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स है तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी हो सकता है पेरेंट, तो दोनों पार्टनर को हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में ले लेते हैं। अब इसका जो प्रोडक्शन होगा या जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो जो एलील्स लेकर प्रोड्यूस होंगे वो होंगे कैपिटल ए के पास होगा, सेकेंड ऑफ स्प्रिंग कैपिटल ए स्मॉल ए, देन कैपिटल ए स्मॉल ए एंड देन स्मॉल ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक ऐसा है जो कि रिसेसिव एलील शो कर रहा है। इट मीन्स 25% जो है ऑफ स्प्रिंग वो ये शो कर रहा है कि ये अफेक्टेड है या रिसेसिव डिसऑर्डर इसमें ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स के थ्रू। लेकिन पेरेंट्स में के पास जो एलील था उसमें कोई भी अफेक्टेड जीन या अफेक्टेड एलील शो नहीं कर रहा था क्योंकि पेरेंट्स के पास जो है वो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट था। बट जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें 25% ऐसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को शो करता है। तो ये चांसेस हो सकता है कि अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड है तो ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम अफेक्टेड कंडीशन में जब भी एलील्स को लिखेंगे तो स्मॉल आर लिखते हैं या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नॉन अफेक्टेड कंडीशन में कैपिटल आर और हेट्रोजाइगस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। नाउ लेट्स सी थ्रू एन एग्जाम्पल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एक हम लोग पेडिग्री चार्ट देखते हैं जिसमें कि एक पार्टनर जो है वो अफेक्टेड है। इट मीन्स के इसके पास जो एलील प्रेजेंट होगा वो स्मॉल आर होगा। एक नॉन अफेक्टेड है पार्टनर, इसके पास हेट्रोजाइगस भी हो सकता है एलील या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी हो सकता है। अब ये दिखा रहा है कि जो सेकेंड जनरेशन के जो जितने भी 4 ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नॉन अफेक्टेड है, कोई भी अफेक्टेड नहीं है इसमें। इट मीन्स कि ये जनरेशन को स्किप कर रहा है, सेकेंड जनरेशन में स्किप हो रहा है डिसऑर्डर जो है वो सेकेंड जनरेशन में नहीं ट्रांसफर हुआ है। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन के एक ऑफ स्प्रिंग को जब मीटिंग करवाते हैं उसके एक पार्टनर के साथ, जो कि पार्टनर जो है वो
डिसऑर्डर कैरी कर रहा है, रिसेसिव डिजीज उसके पास है, तो उसके लिए स्मॉल आर, और ये नहीं कैरी कर रहा, नॉर्मल कंडीशन है तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस कंडीशन में जब थर्ड जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसमें ये देखने को मिलता है कि एक ऑफ स्प्रिंग के पास डिसऑर्डर जो है वो रिसेसिव डिसऑर्डर ट्रांसफर हुआ है और एक जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पेरेंट्स के पास जो डिसऑर्डर था, रिसेसिव डिसऑर्डर था, वो सेकेंड जनरेशन में तो ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी भी ऑफ स्प्रिंग के पास स्किप कर गया, बट थर्ड जनरेशन में वो डिसऑर्डर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देन में इट मीन्स कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का कंडीशन बनता है क्योंकि इसमें जनरेशन स्किप हो रहा है। ओके, so this is all about autosomal recessive trait, and in next video I will discuss about sex-linked disorder and the sex-linked dominant trait and sex-linked recessive trait. Till then, thank you, and if you like the video, hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.